हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतीश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा क्लासेज में। आइए हम पॉलिटी PYQ करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार से संबंधित UPSI के लिए, है ना। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है ना। भाग तीन को भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों के मौलिक एवं अनन्य, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, तो सी ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय लेता है, इसके बाहर नहीं। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इसके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण किया गया है, जिसके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण किया गया है, उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कहा गया है। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो डी ऑप्शन 14 वर्ष होनी चाहिए कारखाने में कार्य करने के लिए। अनुच्छेद 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में नियोजन से प्रतिषेध करता है, परंतु अभिनय के क्षेत्र में बाल कलाकार के रूप में और घर के कार्य के लिए भी छूट प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी को रोक लगाता है? बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो डी ऑप्शन 23 आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को रोक लगाता है, और यदि उपबंध का कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पर IPC की धारा 370 धारा 371 के तहत कार्यवाही की जाती है। यानी कि बेगार और बंधुआ मजदूरी को पर प्रतिषेध यानी कि रोक कौन लगाता है? आर्टिकल 23, है ना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो इनमें से अनुच्छेद 19 का एक का F सेक्शन 300A संपत्ति का अधिकार हाँ 300A ही होगा, है ना। 300 और 108 और 265। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या है ना। डी ऑप्शन सही है। 300A व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि विधि के
प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 265 के अनुच्छेद 265 में प्रावधान किया गया है कि विधि का प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। किस में कहा गया है? 265 में कहा गया है ना। वह कारावास की अवधि, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यानी कि यदि 3 महीने की कैद हुई है तो उसमें एक समय में एकांत जो कारावास होता है, एकांत कारावास जो होता है उसमें 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता है ना। एकांत कैद जो होती है वो 14 दिन से अधिक नहीं होती। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ऐसा कारावास एक समय में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार छीना जा सकता है उससे। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बताया जाता है। 8 से, अब देखो 4 ऑप्शन है, 6 से 14 तक होगा है ना। शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताया गया है। बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे को मौलिक अधिकार है, मौलिक बताया गया है। अनुच्छेद 21 क राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। 86वें संविधान संशोधन 2002 कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराता है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 19 में क्वेश्चन नंबर 9 है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का है ना, तो डी ऑप्शन 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 19 के भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। इसके तहत पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की
स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता सबको है। दूसरा तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अपना कोई संघ बनाने की स्वतंत्रता है उसे, है ना। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, कहीं पे भी घूम सकता है वो, यानी कि बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता भारत के अंदर। चौथा हमारा चौथी स्वतंत्रता है हमारी, भारत में हम कहीं पे भी जा आ सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भी किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। कोई वृत्ति, सातवां ये कौन सा है, छठा, पांचवे के बाद छठा है ना, छठा होगा, देखो ऐसे होगा, एक बिंदी लगेगी। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, कोई भी उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता हमारे देश में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा छठवें अधिकार संपत्ति के अधिकार को निरसित कर उद्देश्य अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना। विधिक अधिकार बना दिया गया, किसे, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। छठा जो था स्वतंत्रता का अधिकार था, पर इसे जो है संपत्ति का अधिकार छठा स्वतंत्रता का अधिकार था, पर इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना। हैबियस कॉर्पस यानी याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। हैबियस कॉर्पस, किसी को सशरीर पेश करना, हैबियस कॉर्पस होता है। सशरीर यानी कि शरीर के साथ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस एक इस प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारण से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। यह अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजनीतिक संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए और इसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। हाँ, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से हम प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में तो सबको प्राप्त है, ये तो सबको प्राप्त है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, भाई जीवन ही नहीं रहेगा तो विदेशी कैसे रहेंगे हमारे देश में, ये भी सबको प्राप्त है ना। सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता नहीं है, विदेशियों को रोजगार के मामले में समानता नहीं है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है ना, विदेशियों के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए ये नहीं है, रोजगार की वो नहीं है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में
समानता का मौलिक अधिकार।